एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जो है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। इसकी क्लासेज जो है वो शुरू हो चुकी हैं। काफ़ी सारी क्लासेज जो है आपकी हो भी चुकी हैं। आज की क्लास जो है वो हमारी आधुनिक कालीन शिक्षा के अंतर्गत हम लोग स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें हुई वो डिस्कस कर रहे हैं। और जिसमें कि हमने जो है कुछ जो महत्वपूर्ण आयोग थे, जिसमें कि विश्वविद्यालय आप शिक्षा आयोग हुआ, मुदालियार आयोग हुआ और कुठारी आयोग, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग कुछ नीतियों के बारे में देखेंगे और कुछ वर्तमान की जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसा कल की वीडियो में हम लोग जो है कुठारी आयोग के सुझाव तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये आधुनिक कालीन शिक्षा का लास्ट टॉपिक रहेगा, मतलब लास्ट क्लास ही रहेगा। इसके बाद फिर हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो 1968 में आई थी। ठीक है, सबसे पहला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई वो 1968 में आई, यानी 1968 में आई। फिर अगली जो है वो आपकी 1986 में आई, मतलब 1986 में आई थी। फिर उसका जो संशोधित रूप है वो 1992 में आया था, जो कि हम ये इस वाले आज के क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम केवल दो महत्वपूर्ण नीति देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की और 1986 की। तो चलिए पहले हम शुरुआत करते हैं 1968 से, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हम केवल उसको डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत आपको लंबे चौड़े में डिस्कस करना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी केवल वो टॉपिक या वो पॉइंट मैं यहाँ पे आपके वीडियो में शेयर करूँगी। तो सबसे पहली बात आपसे पूछ सकता है कि ये जो आपकी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, पहले तो ये कौन सी शिक्षा नीति है। तो ये हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। ठीक है, ये हमारी कौन सी थी, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। और भारत सरकार ने साल 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश की थी। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। अब इसकी घोषणा किसने की थी, तो ये इंदिरा गांधी सरकार, क्योंकि उस टाइम जो है कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस जो है गवर्नमेंट में थी और इंदिरा गांधी जो है उस टाइम जो है करंट गवर्नमेंट में थी और इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा ही इसकी जो है घोषणा की गई थी। यह नीति कुठारी आयोग 1964 से 1966 की सिफारिशों पर आधारित थी। यानी अगर आपने पिछला भी कुठारी आयोग जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आपको पता है कुठारी आयोग कब से कब तक चला था, 1964 से 1966 ये ड्यूरेशन था आपके कुठारी आयोग का। ठीक है, तो कुठारी आयोग के बाद ही जो है आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है पेश हुई थी 1968 में। तो ये जो नीति थी, ये नीति कोठारी आयोग की जो सिफारिशें थी उसी के आधार पर इस नीति को, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है लाया गया था। तो यह नीति किस आयोग की जो है सिफारिशों पर आधारित थी, ये आपसे पूछ सकता है। तो आप बताएंगे कोठारी आयोग की सिफारिशों पर यह जो है आधारित थी। अच्छा, ये अभी आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप वो भी जो है डॉक्टर DS कोठारी ही बताएंगे, क्योंकि कोठारी जी थे उन्होंने कोठारी आयोग की सिफारिशों को ही बताया था। और हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, तो अगर आपसे ये पूछ देता है कि इसकी अध्यक्षता किसके अंडर में हुई थी, यानी किसके अंडर में इस नीति की बात की गई थी, तो वो भी आप बताएंगे कि DS कोठारी के ही अंडर ये सारी जो नीति प्लान हुई थी उन्हीं के अंतर्गत हुई थी, क्योंकि उन्हीं की जो कोठारी आयोग था उन्हीं को फॉलो करके इस नीति को बनाया गया था। ये चीज़ माइंड में ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछ सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर ये 3 टॉपिक जो है आपने देख लिए। चौथा टॉपिक क्या है कि इस नीति का मकसद भारत को उन्नत देशों की श्रेणी में लाना था, क्योंकि जो कोठारी आयोग आपने देखा वो काफ़ी ब्रॉड लेवल पे उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को, शिक्षा के हर पहलू को टच करा है। तो ओवरऑल उनका ये टारगेट था कि हम अपने देश की जो है उसको बेहतर करें, देश की जो शिक्षा है उसको बेहतर करें। और देश की शिक्षा बेहतर करने से तात्पर्य हमारा क्या है कि हमको देश को ही जो उन्नत देश है, जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री हैं, हम उनके समान उस श्रेणी में अपने देश को ला पाएँ। तो उसकी नींव डालने के लिए जो है इस नीति का जो है आधारशिला रखा गया था। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पर देख लिया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 क्या थी। अच्छा, इस नीति के कुछ खास बातें क्या हैं तो वो हम देख लेते हैं कि इस नीति के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हम केवल उसकी बात करें। हम पूरा लेखा जोखा लेके आपके सामने डिस्कस नहीं करेंगे, इतनी भी आपको इंपॉर्टेंट इसका लेखा जोखा नहीं पढ़ना है। आपको जो सॉलिड चीज़ें हैं केवल वो डिस्कस करनी है। तो इस नीति की कुछ खास बातें क्या क्या थी, तो पहला है कि इस नीति का मकसद था कि सभी को समान शिक्षा के अवसर मिले, यानी सभी जो लोग हैं, सभी बच्चों को जो है समान शिक्षा मिले। ये इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य या मकसद कहा जा सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें यह कहा गया
कि इस नीति के तहत 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त में और अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी वो जो 14 साल वाला कॉन्सेप्ट है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात है, वो इसी नीति यानी इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस चीज़ को रखा गया था। तीसरा है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण और विकास पर जोर दिया गया था। यानी इस नीति में जो शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण और उनके विकास पर भी ध्यान दिया गया था। चौथा है, शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित किया गया था, क्योंकि शिक्षा से ही अपना देश जो है डेवलप हो सकता है, देश की तरक्की हो सकती है। इसीलिए शिक्षा को जो है राष्ट्रीय महत्व जो है घोषित कर दिया गया था इस नीति के अंतर्गत। पांचवा है, प्राचीन संस्कृत भाषा के शिक्षण को बढ़ावा दिया गया था। यानी इस नीति में यह था कि जो हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत रही है, जो हमारे देश की प्राचीनतम भाषा रही है, विश्व की प्राचीनतम भाषा भी आप कह सकते हैं संस्कृत को, तो हमारे देश की कहीं ना कहीं वो पहचान थी। और इस नीति के अंतर्गत संस्कृत भाषा के जो शिक्षण है उसको बढ़ावा देने की बात भी कही गई थी। अगला पॉइंट है कि माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने का आह्वान किया गया था। और त्रिभाषा सूत्र यानी 3 भाषाओं का जो कॉन्सेप्ट है, जो कोठारी आयोग में डिस्कस किया गया था, उस चीज़ को लागू करने का भी माध्यमिक स्तर पर उस चीज़ को लागू करने का जो आह्वान था, यानी जो एक बात एक अपनी विचारधारा रखी गई थी, वो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है कहा गया। और सातवां है कि शिक्षा पर केंद्र सरकार के बजट का 6% हिस्सा खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था। यानी शिक्षा, जैसे केंद्र सरकार के जो बजट होते हैं, जैसे अभी भी बजट पास होता है ना, तो उसमें कुछ जो पार्ट होते हैं, कुछ परसेंटेज, यानी जो बजट का कुछ परसेंट जो है हेल्थ पे जाएगा, इतना परसेंट आपके एजुकेशन फील्ड पे जाएगा, इतना साइंटिफिक यानी रिसर्च क्षेत्र में जाएगा, इतना जो है गरीबों की जो है देख रेख, इतना रोड डेवलपमेंट, ऐसे बटा हुआ होता है। तो ये हुआ कि इस नीति ने ये कहा कि जो शिक्षा है उस पर केंद्र सरकार का जो बजट होता है, उस बजट का 6% हिस्सा जो है वो हम शिक्षा के क्षेत्र पे खर्च करेंगे। ये लक्ष्य रखा गया था इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की क्या था, कब आया था, किसके अंडर में आया था और इसकी क्या क्या खास बातें हैं। तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या क्या चीज़ें हुई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखिए 1968 के बाद ये शिक्षा नीति आई थी 1986 में। और कब आई थी, तो इसकी घोषणा जो है वो मई 1986 में की गई। इस नीति को 12 भागों में विभाजित किया गया है। इस समय भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे, ठीक है। अब यानी 1968 के बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, उस समय जो है इंदिरा गांधी की सरकार में वो शिक्षा नीति आई थी। उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद जो है जब राजीव गांधी सरकार में आए थे 1986 में उनकी सरकार थी, और उस समय फिर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी। अब इस नीति की जो घोषणा है वो मई 1986 में हुई, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, और इसको 12 भागों में बांटा गया था। आपसे पूछ सकता है कि उस समय किसकी सरकार में ये नीति आई थी, तो प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की सरकार में जो है ये शिक्षा नीति आई थी 1986 वाली। अब इस नीति के कुछ जो महत्वपूर्ण सुझाव है उसको भी फटाफट देख लेते हैं कि क्या क्या सुझाव जो है इस नीति में रखे गए थे। जो इंपॉर्टेंट सुझाव है हम केवल उसको डिस्कस करेंगे, आपको सब कुछ नहीं जानना है। तो पहला तो ये है कि प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया। यानी जो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का कॉन्सेप्ट था वो इसी शिक्षा नीति के अंतर्गत कहा गया कि हम प्राथमिक स्कूल जो है वहाँ पे शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए, प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है लॉन्च करेंगे। ये बात जो है इस नीति के अंतर्गत कहा गया। दूसरा है, इस नीति के तहत स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए 10+2+3 संरचना की जो है वो शुरू की गई थी। और उसके अलावा है तीसरा कि असमानताओं को दूर करने के लिए विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक अवसरों को बराबर करने पर जोर दिया गया। मतलब ये गवर्नमेंट ये चाहती थी कि शिक्षा जो है सभी के लिए, सभी को प्रॉपर रूप से एक समान रूप से मिले। मतलब ऐसा नहीं हो कि अगर कोई अनुसूचित जाति या जनजाति का है या कोई महिला है तो उसको शिक्षा का जो है बराबर अवसर न मिले जैसे बाकियों को मिलता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए इन्होंने, असमानताओं को दूर करने के लिए और शिक्षा सबको बराबर मिले, इस चीज़ पर भी इस नीति के अंतर्गत जोर दिया गया। और चौथा है कि ग्रामीण भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल बनाने का सुझाव दिया गया। मतलब सरकारी चाहती थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक और सामाजिक रूप से जो है विकास करें। इसके लिए उन्होंने ग्रामीण विश्वविद्यालय जो मॉडल है उसको बनाने का भी सुझाव दिया था। पांचवा है, खुले विश्वविद्यालय और दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन किया गया। यानी जो दूरस्थ शिक्षा, मतलब दूर से रह के भी आप शिक्षा प्राप्त कर लें, खुले विश्वविद्यालय जो हैं, इस चीज़ को भी प्रोत्साहित किया गया था इस नीति के अंतर्गत। अगला है, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रमों के विकास का सुझाव दिया गया। यानी जो विकलांग है, जो कि दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए भी एकीकृत जो कार्यक्रम है उसके विकास का भी सुझाव जो है इस नीति के अंतर्गत दिया गया था। अगला है, स्कूली बच्चों के लिए पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा पर जोर दिया गया।
इन जो बच्चे स्कूल के जो प्राथमिक या बच्चे हैं, जो स्कूल के बच्चे हैं, उनका पोषण अच्छे से हो पाए, उनका स्वास्थ्य सही रहे। तो स्वास्थ्य शिक्षा जो है इस चीज़ का भी, इस शिक्षा पर भी यानी पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा पर भी जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए जोर दिया गया कि वो लोग का पोषण और स्वास्थ्य बेहतर रह सके। इस चीज़ की शिक्षा भी उन्हें देनी जो है ज़रूरी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया। अगला है भाषाई विविधता के संरक्षण के लिए 5वीं कक्षा से मातृभाषा तथा स्थानीय भाषाओं को पढ़ाने पर जोर दिया गया। यानी ये हुआ कि जो आपकी भाषाई विविधता है, हर क्षेत्र में देखिए अलग अलग, हर राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं। तो शुरुआत में ये हुआ कि जो आपकी प्राथमिक अगर हम बात करें तो जो प्राथमिक आपके विद्यालय है, जो प्राथमिक शिक्षा है, उसमें ये हुआ कि जो बच्चे की मातृभाषा है हम उसमें बच्चे को शिक्षा दें। लेकिन इसमें ये भी कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा के लिए तो चलिए आपकी मातृभाषा तो होनी चाहिए, लेकिन 5वीं कक्षा से बच्चे जो है मातृभाषा या स्थानीय भाषा को पढ़ाने पर जोर दिया गया कि जो स्थानीय भाषा है उस पर भी जो है उसके माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा मिले, इस चीज़ का भी ध्यान जो है दिया गया। 9वां है स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध कराया गया। यानी जो उच्च शिक्षा थी, जो स्कूली शिक्षा थी, उच्च शिक्षा थी, उसमें यह हुआ कि बच्चों के लिए संस्कृत और जो अन्य प्राचीन भारतीय भाषाएं हैं उसका भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो भाषाएं सीखना, तो उस भाषा में पढ़ना, तो वो आराम से उस भाषा में जो है पढ़ाई कर सके, उस भाषा को सीख सके। अगला पॉइंट है ग्रामीण क्षेत्रों और महिलाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाने का सुझाव दिया गया। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो महिलाएं हैं वो भी व्यावसायिक शिक्षा ले सकें, तो वो व्यावसायिक शिक्षा बढ़ाने के लिए भी उस चीज़ पर भी ध्यान दिया गया और उसके हिसाब से कदम भी उठाने के जो सुझाव हैं इस नीति में दिए गए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के। तो ये आपका 1968 और 1986 दोनों हो चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा राम मूर्ति समिति की बात करें जो 1990 में आई थी। अच्छा, ये नीति इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इस नीति से ज़्यादा आपके क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन आपके 2017 में मिले थे। ठीक है, 2017 के आप अगर बीटीसी का पेपर देखेंगे तो देखिए ये प्रश्न आया था। तो मुझे लगा अगर ये प्रश्न आया है तो इसके लिए आपको छोटी सी चीज़, यानी ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल में, लेकिन छोटी बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है राम मूर्ति समिति की, इसके सुझाव वगैरह तो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये पूछ सकता है कि कब आया, किसके द्वारा आया, क्यों आया। तो इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसके वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो क्या क्या चीज़ें आप जानेंगे राम मूर्ति समिति के बारे में। तो आचार्य राम मूर्ति समिति भारत सरकार द्वारा साल 1990 में गठित की गई एक समिति थी। यानी ये समिति का गठन कब हुआ था? 1990 में हुआ था। अब ये इसका मकसद क्या था, यानी ये समिति क्यों बनाई गई थी? क्योंकि 1986 के बाद देखिए फिर 1986 के बाद ये फिर आपकी राम मूर्ति समिति 1990 में आई थी, यानी 4 साल बाद। तो इसकी जो है स्थापना, यानी इसको क्यों बनाया गया था, इसको क्यों गठित किया गया था? तो इस समिति का जो मकसद है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करना और उसमें बदलाव हेतु सुझाव देना था। यहाँ हेतु ऐसे रहेगा, ठीक है, ये पता नहीं, आई थिंक मिरर हो गया है कुछ सेव करने में। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि इस जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि राम मूर्ति समिति 1990 क्यों गठित हुई थी, तो ऑप्शन में देखिए आपको ये दिया है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार के लिए, बालकों के पाठ्यक्रम का बोझ कम करने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा हेतु और माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण हेतु। तो ये बनाया ही गया था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है उसकी समीक्षा करे कि उसमें कहीं बदलाव की जरूरत है कि नहीं, कहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या। तो उसकी जो है समीक्षा करने के लिए और उसमें बदलाव हेतु सुझाव देने के मकसद से इस जो है राम मूर्ति समिति है इसको जो है गठित किया गया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा था, तो मुझे लगा कि ये आपका टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखिए कहीं से भी पूछ सकता है। अच्छा, इस नीति के अध्यक्ष गांधीवादी विचारक और समाजशास्त्री आचार्य राम मूर्ति थे। यानी इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया था आचार्य राम मूर्ति समिति। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो गांधीवादी विचारक थे और समाजशास्त्री कौन थे, आचार्य राम मूर्ति ही थे। आचार्य राम मूर्ति के नाम पे ही इसका नाम राम मूर्ति समिति पड़ा था। अब इस समिति ने कब अपना जो रिपोर्ट है वो पेश किया था? गठन 1990 में हुआ था, लेकिन इसने रिपोर्ट अपनी 9 जनवरी 1991 में अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी थी। तो राम मूर्ति समिति के बारे में केवल आपको इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा नहीं जानना है।
अच्छा, कुछ दो तीन चीज़ें और बची हैं, ज़्यादा अब बड़ा नहीं है, वीडियो ख़त्म होने वाली है। तो अब यहाँ पे है वर्तमान योजनाएं क्या क्या चल रही है। जैसे अभी भी कुछ वर्तमान योजनाएं जो कि शुरू हुई थी आपकी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए, तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट योजना थी मध्याह्न भोजन योजना, जो कि अभी भी चलती है। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण का राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य पोषण का स्तर सुधारने और सर्वसुलभ प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। इसमें बच्चों को भोजन पका के दिया जाता है, यानी दोपहर का जो भोजन था, जैसे बच्चों को लंच जो है प्राथमिक विद्यालय में क्या होता है कि बच्चों को जो आपका लंच टाइम होता है उसमें बच्चों को विद्यालय में ही भोजन पका के दिया जाता है। तो ये जो योजना है ये आपकी 15 अगस्त 1995 को जो है ये राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था, और इसका उद्देश्य यही था कि बच्चों का जो पोषण है उसमें उसके स्तर को सुधारा जाए। और जब हम बच्चे को पोषण देंगे, विद्यालय में भोजन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो शायद बच्चे जो है पढ़ाई करने के लिए प्राथमिक विद्यालय में आएंगे, ऐसा ना हो कि फिर वो आना बंद कर दे। तो ये चीज़ें नहीं होंगी, तो वो बच्चे पढ़ाई प्राथमिक शिक्षा के लिए आएंगे, विद्यालय में आए, मतलब जो उनका आना कम हो गया था वो शायद बढ़ जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें सोच के इस योजना को शुरू किया गया था। तो प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जो है ये था कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा मिले, इसका एक मुख्य उद्देश्य था, और बच्चों का जो पोषण स्तर है उसमें भी सुधार हो। ये कुछ दो महत्वपूर्ण या इस तरह की कुछ महत्वपूर्ण जो है विचारधारा के अनुरूप जाके इस योजना को जो है शुरू किया गया था। तो ये आपका पॉइंट हो गया मध्याह्न भोजन योजना। इसमें इतना ही जानिए फिलहाल आपको। इसको अभी आप जब सेकेंड पेपर पढ़ेंगे शिक्षा के नवीन प्रयास, तो उसमें आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा कि उसमें आपका ये जो भी आप सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, वो आपकी जितनी योजनाएं हैं, जितने आयोग का निर्माण है, सब आपको सेकेंड पेपर में भी पढ़ना ही है, अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ पे जितना इंपॉर्टेंट है मैं उतना इंक्लूड कर रही हूँ, ताकि आपको अभी से थोड़ा बहुत आइडिया रहे, तो आपको जो है हेल्प ही मिल जाएगी जब आप सेकेंड पेपर पढ़ेंगे तो। अच्छा, अगला भाई इसमें क्या है, अगला सर्व शिक्षा अभियान। तो ये योजना सन 2001 में प्रारंभ की गई, जिसका लक्ष्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा गुणवत्ता सहित पूरा करने को प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक प्रदेश में लगभग 13,328.79 करोड़ किए जा चुके हैं, प्रयोग किए जा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे होगा यूज किए जा चुके हैं, यूज या प्रयोग किए जा चुके हैं। तो ये यहाँ पर ये चीज़ रखने का तात्पर्य मेरा था कि ये जो प्रश्न है ना, आप 31 मार्च वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हो ना, 31 मार्च 2000 कितने पैसे खर्च हुए, ये क्वेश्चन शायद आपके 2017 के पेपर में पूछा है। जब 2017 का पेपर आप देखोगे ना, 2017 का पेपर आप देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा है कि 31 मार्च 2009 तक सर्व शिक्षा अभियान पर सरकार ने कितने पैसे जो है खर्च किए जा चुके हैं सरकार द्वारा। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे रखा है कि 31 मार्च 2009 तक प्रदेश में 13,328.79 करोड़ जो है प्रयोग किए जा चुके हैं इस योजना की या इस अभियान के अंतर्गत। अब ये अभियान कब शुरू किया गया था, 2001 में प्रारंभ किया गया था। लक्ष्य क्या था, 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनकी प्राथमिक शिक्षा वो भी बहुत गुणवत्ता पूर्वक जो है पूरा करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए, इस उद्देश्य से जो है इस अभियान को जो है शुरू किया गया था। अब हम बात करते हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ये दो और है, बस यहाँ पे आपका वीडियो जो है खत्म हो जाएगा। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्या है कि इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं, अनुसूचित जाति जनजाति, शहरी वंचित बच्चों, विकलांगों के लिए विशेष सहयोग उपलब्ध कराना है। यानी ये जो योजना है वो योजना इस वजह से बनाएगी कि जो बालिकाएं हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे हैं, या शहरी वंचित जो बच्चे हैं, या जो विकलांग बच्चे हैं, उनको विशेष सहयोग जो है उपलब्ध करा पाएँ। इस उद्देश्य से इस कार्यक्रम को जो है शुरू किया गया था। चौथा है यहाँ लास्ट हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। तो इसमें यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधा सहित शिक्षा का प्रसार करना इस योजना का उद्देश्य है। यानी मेनली ये देखिए बालिका है, तो ये जो योजना है वो स्पेशली बालिकाओं के लिए थी। जो अनुसूचित जाति जनजाति की बालिकाएं हैं, जो पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक बालिकाएं हैं, जो दुर्गम क्षेत्र में रह रही हैं, उन मतलब इन बालिकाओं के लिए दुर्गम क्षेत्रों में आवासीय सुविधा सहित, मतलब उनको रहने के लिए भी जगह दी जाए, उसके साथ शिक्षा का प्रसार करना जो है इस योजना का उद्देश्य था। इसी उद्देश्य के अनुरूप ये योजना जो है शुरू की गई थी। तो यहाँ पर आपका ये आज का ये वीडियो खत्म होता है, और आधुनिक शिक्षा आपका टॉपिक यहाँ पे क्लियर होता है। जो भी आपके सिलेबस में चीज़ें हैं हम केवल उसके हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे। हम हर ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से जाए। तैयारी शुरू कर दीजिए, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो अभी से देखिए, धीरे धीरे एक क्लास लेते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि एग्जाम आज नहीं कल तो होने ही है, तैयारी अभी से रहेगी तो आपके ऊपर ही बर्डन कम रहेगा। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।